यूट्यूब चैनल। गाइज आज के वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ के ख़त्म करेंगे जिसका नाम है मानव रक्त। इससे पहले मैं बता दूं कि गाइज ये स्टेप अहेड अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलिए आज की सेशन का शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहला बात जो हमें ध्यान रखना है, देखिए ये मानव रक्त का चैप्टर है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने कुछ चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जैसा कि विटामिन हो गया। इसके बाद और एक चैप्टर जो कि है आपका पाचन तंत्र, और इसके साथ ही कुछ और अन्य चैप्टर है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप अभी तक वो सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको ज़रूर मिल जाएगा, या फिर वीडियो सेक्शन में भी आप उसे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला बात आपको ये ध्यान रखना है, कितना बार एग्जाम में आया है कि रक्त क्या है। तो गाइज क्या होता है ना, रक्त एक प्रकार का ना तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या होता है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, और मानव के शरीर में रक्त की मात्रा क्या होता है, उसके भार का, मतलब जो भी आदमी है उसके शरीर के भार का लगभग 7% होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यदि आप 100 किलो का है तो आपके शरीर में लगभग कितना खून होगा? लगभग 7 किलो खून होगा आपके शरीर में। बस आप इस कदर को समझ सकते हैं, मतलब जितना आपका भार होगा उसका 7% खून लगभग आपके शरीर में होता है। इसके बाद और आप देख लीजिए कि रक्त का जो प्रकृति होता है, रक्त का प्रकृति क्षारीय होता है और इसका पीएच मान क्या होता है? 7.4। आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक वयस्क मनुष्य के अंदर लगभग औसतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है। ध्यान रखिएगा, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना लीटर रक्त कम होता है? तो 1/2। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे पहला आपका क्या होता है? प्लाज्मा, और दूसरा का नाम है रुधिराणु। प्लाज्मा और रुधिराणु ये दो प्रकार का पदार्थ क्या होता है गाइज? रक्त में पाया जाता है। इसके बाद देखिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम आपको ये बोलें, देखिए प्लाज्मा और रुधिराणु क्या, ये 2 प्रकार का पदार्थ क्या होता है गाइज? प्लाज्मा और रुधिराणु ये 2 प्रकार का पदार्थ रक्त में पाया जाता है। तो अभी आप लोग ये जान लीजिए कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो गाइज सुनिए, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। क्या होता है? यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है, और रक्त का लगभग 60% भाग गाइज क्या होगा? रक्त का लगभग 60% भाग, ध्यान रखिएगा आप लोग, प्लाज्मा होता है। रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होगा, और इस 60% में इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन और 0% नौ जो होता है ये आपका लवण और साथ ही और कुछ अन्य पदार्थ होता है। एक बार मैं और आप लोगों को बता दूं कि गाइज ये प्लाज्मा जो होता है ना, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ना यह एक आपके रक्त का नहीं, यह अजीवित भाग होता है। क्या होता है? ये रक्त का अजीवित भाग होता है जो कि रक्त का लगभग 60% होता है। और इसके बाद वो जो 60% है, उस 60% में से इसका 90% जल होता है, 7% प्रोटीन, 9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। गाइस कुछ आप इस कदर समझिए, सपोज आपके शरीर में 60% ब्लड है तो कितना होगा? ब्लड 100% होगा। तो उसका जो होता है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि क्या होता है, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। तो गाइस प्लाज्मा पूरा रक्त का 60% भाग होगा, और अब जो वो 60% भाग प्लाज्मा है, अब प्लाज्मा में आपका देखिए ये लगभग 3-4 प्रकार का पदार्थ होता है। सबसे पहला जल होता है, प्रोटीन होता है, और ये देखिए जल होता है, प्रोटीन होता है, और साथ में लवण होता है। तो जल का होता है 90% भाग, किसका 90%? तो प्लाज्मा का 90%, और प्लाज्मा का 7% प्रोटीन होता है, और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है, और बहुत सारा पदार्थ होता है जो कि बहुत ही अल्प मात्रा में इसमें होता है। इसके बाद आप और एक बार ध्यान रखिएगा प्लाज्मा का कार्य। तो देखिए प्लाज्मा का जो कार्य तो क्या होता है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना। पचे हुए भोजन और हार्मोन को क्या करेगा? वो शरीर में एक भाग से दूसरे भाग में ले जाएगा। इस बात और एक बात आप लोग सीख लीजिए, एक बात और जो कि सही बात है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सेरम क्या होता है? सेरम क्या होता है गाइज? तो सेरम क्या होता है? जब प्लाज्मा में से फाइब्रोरिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है। क्या किया जाता है? सेरम क्या होता है? सेरम क्या होता है? जब प्लाज्मा में से फाइब्रोरिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तब शेष प्लाज्मा को सेरम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, तब शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सेरम। इस बात और आप देखिए, अब ये रुधिराणु क्या होता है? क्या देखिए रुधिराणु क्या होता है? यह रक्त का 40% भाग होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि क्या होता है, रक्त का प्लाज्मा होता है 60%, और 60% के बाद जो शेष भाग बचता है वो क्या होता है? रुधिराणु। तो रुधिराणु कितना होता है? 40% भाग रुधिराणु का होता है। और इस 40% को ना हम लोग ये रुधिराणु में एक्चुअली को हम 3 भाग में पढ़ते हैं। रुधिराणु को हम लोग 3 भाग में पढ़ते हैं।
सबसे पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है रक्त बिंबाणु। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक एक बात गाइज आप लोग ध्यान रखते चलिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इसका देखिए अब हम देखते हैं, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं कि लाल रक्त कण क्या होता है। लाल रक्त कण क्या होता है, तो देखिए स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयतल होते हैं। लाल रक्त कण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है, स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयतल होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन ऊंट एवं लामा में केंद्रक पाया जाता है, ये अपवाद में आप इसे ध्यान रखिएगा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। और भ्रूण अवस्था में, मतलब जब भ्रूण अवस्था रहता है तब इसका निर्माण यकृत में होता है। और आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, आरबीसी का मृत्यु लीवर में होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, लीवर को आरबीसी का कब्र कहते हैं। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, लीवर को हम क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं। इसे हम लीवर को आरबीसी का कब्र कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या होता है कि देखिए अब आरबीसी है, अब देखिए आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन भी होता है। अब हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि एक मतलब हीमरंजक होता है। और उसी हीमरंजक के कारण क्या होगा ना, रक्त का लाल कलर का होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमरंजक, और हीमरंजक के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। और देखिए हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लौहयुक्त प्रोटीन भी होता है। क्या होता है, लौहयुक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग करने की अपूर्व क्षमता रखता है। ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक को क्या कहते हैं, हेमिटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमिटीन कहते हैं। बहुत बढ़िया। गाइज अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो गाइज आरबीसी का जो मुख्य कार्य है, आरबीसी का जो गाइज कार्य है वो क्या है, शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन का पहुंचाना, ये काम आरबीसी का होता है, एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। आरबीसी का कार्य क्या है, आपके शरीर के हर एक कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। लाजवाब, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। पढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तहीनता रोग हो जाता है। हेमोग्लोबिन की मात्रा जब आपके शरीर में कम हो जाएगा तो क्या होगा, रक्तहीनता, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एनीमिया कहते हैं। देखिए जब आप सोते रहते हैं तो सोते वक्त आरबीसी की मात्रा क्या होता है गाइस, 5% तक कम हो जाता है सोते वक्त। और जो लोग सपोज आप 182 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं या फिर चले जाते हैं तो क्या होता है, आपके शरीर में आरबीसी की मात्रा 30% तक बढ़ जाती है। कितना प्रतिशत तक, 30% तक बढ़ जाती है। इसका देखिए अब हम लोग थोड़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको हम वाइट ब्लड कैप्सूल या वाइट ब्लड कैप्सूल कहते हैं। और इसी को ना हम लोग श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं हिंदी में। तो गाइस इसका आकार और रचना जो होता है किसका, डब्ल्यूबीसी का, वो अमीबा के समान होता है। किसके समान होता है, अमीबा के समान होता है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, इसका आकार एवं रचना अमीबा के समान होता है। इसके बाद देखिए इसका निर्माण कहाँ होता है गाइज, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो गाइज इसका निर्माण ना आपके अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होगा और लिम्फ नोड में होगा। अस्थि मज्जा और लिम्फ नोड में क्या होगा, इसका निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी यकृत एवं पीलिया में भी इसका निर्माण हो जाता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है गाइज वो सिर्फ 1 से 4 दिन का होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होता है गाइज, तो इसकी मृत्यु रक्त में हो जाती है। कहाँ हो जाती है, इसकी मृत्यु रक्त में हो जाती है। डब्ल्यूबीसी में गाइज केंद्रक पाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी का जब मुख्य कार्य के बारे में बात करते हैं तो गाइज देखिए डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य है, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। इसके बाद और आप एक चीज़ देख लीजिए कि आपके शरीर में, दैट मीन्स हर एक मानव के शरीर में डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात कितना होता है, 600:1 होता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो रक्त बिंबाणु को पढ़ते हैं। रक्त बिंबाणु क्या होता है, तो गाइज ये रक्त बिंबाणु यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों में ही पाया जाता है। तो सबसे पहला बात, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त बिंबाणु किस किस में पाया जाता है, तो गाइज ये केवल मनुष्य एवं स्तनधारी के रक्त में ही पाया जाता है रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु में गाइज केंद्रक नहीं होता। आप लोग ध्यान रखिए क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। साथ ही इसका निर्माण भी गाइज अस्थि मज्जे में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो रक्त बिंबाणु की मृत्यु पीलिया में होती है। पीलिया में इसकी मृत्यु होती है। आगे पढ़िए, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए इसका मुख्य कार्य क्या होता है गाइज। ये जो होता है आपका क्या होता है, इसको अब जो रक्त बिंबाणु होता है इसका मुख्य कार्य होता है रक्त को थक्का बनने में मदद करना। इस पर रक्त का कार्य होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करना तथा शरीर को रोगों से बचाना। इसका रक्त का कार्य होता है दूसरा में कि शरीर का वातावरण को अस्थायी रूप से बनाए रखना तथा घाव को भरना, ये भी काम रक्त का ही होता है। रक्त का थक्का बनाना रक्त का काम होता है। इसका चौथा काम है O2 एवं CO2 पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ एवं हार्मोन का संवहन करना भी इसका काम होता है। साथ ही इसके बाद होता है लैंगिक वर्ण में सहायता करना
तथा विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना, इतना काम होता है गाइज रक्त का। अब देखिए एक बात हम लोग और पढ़ते हैं कि रक्त का थक्का बनना, रक्त को थक्का बनने के दौरान होने वाले 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं। जब आपका रक्त थक्का बनता है तो उसमें 3 प्रकार की क्रिया होता है। सबसे पहले क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एवं प्रोन्थोबिन प्लस कैल्शियम, ये आपका क्या होगा, इन तीनों सबको मिला के थ्रोम्बिन बनेगा। इसके बाद आपका थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन मिलकर के आपका क्या बनेगा, फाइब्रिन बनेगा। फिर फिब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु क्या होगा, फिब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु, ये आपका तब जाके आपका रक्त थक्का बन जाएगा। इसके बाद होता है गाइज कि रुधिर एवं प्लाज्मा के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। देखिए रुधिर प्लाज्मा के थ्रोम्बोबिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण रक्त में विटामिन के की सहायता से होता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन के रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त थक्का बनने में 2 से 5 मिनट में बन जाता है। और रक्त को थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजेन है। क्या है, फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रिनोजेन क्या है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक करने वाले प्रोटीन। एक बात और देख लीजिए। अब इसके बाद है मनुष्य के रक्त वर्ग। मनुष्य में कितने तरह का रक्त वर्ग होता है, तो गाइस देखिए रक्त समूह का जो खोज है सबसे पहले ये क्या कार्ल स्टीनर के द्वारा किया गया था। कार्ल एंड स्टीनर, रक्त समूह का खोज कार्ल एंड स्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में किया गया था। इसलिए इन्हें इसी चीज़ का मतलब रक्त का समूह खोजने के लिए इसको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मनुष्य में रक्तों की विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है, आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन। आरबीसी में जो ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जिसके के कारण क्या होता है, हमारे रक्त विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। इसको एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। एंटीजन ए और एंटीजन बी। देखिए एंटीजन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। क्या होता है, एंटीजन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन भी हम लोग इसी को कहते हैं, एंटीजन को ही। इसके उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में रक्त 4 प्रकार का होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्या क्या इसका वर्ग होता है, क्या आगे क्या इसका कहानी चलता है। देखिए सबसे पहला बात जो आपको जिसमें ध्यान रखना है कि देखिए इसमें जो है कि जिसमें एंटीजन ए होता है गाइज, उसका जिसमें एंटीजन ए होगा उसके रुधिर वर्ग भी ए होगा। जिसमें एंटीजन बी होगा उसका रुधिर वर्ग बी होगा। जिसमें ए एवं बी दोनों एंटीजन होगा उसका रुधिर वर्ग ए बी होगा। जिसमें कोई एंटीजन नहीं होगा उसका रुधिर वर्ग ओ होता है। ध्यान रखिएगा। इसका बाद होता है किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। देखिए किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की रुधिर कहाँ होता है, प्लाज्मा में पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार का होता है। जो पहला होता है एंटीबॉडी ए और दूसरा होता है एंटीबॉडी बी। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं एंटीबॉडी को। तो देखिए अगर आपके अंदर रुधिर वर्ग ए है तो आपका एंटीजन भी ए होगा और आपके अंदर जो आपके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगा वो बी होगा। अगर आपका रुधिर वर्ग बी है और आपका एंटीजन भी बी है तो आपके अंदर ए होगा, एंटीबॉडी। अगर आपका रुधिर वर्ग ए बी है, अगर आपका एंटीजन ए बी दोनों है तो आपके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर आपका रुधिर वर्ग ओ है और आपका एंटीजन कोई नहीं है तो आपके अंदर ए और बी दोनों एंटीबॉडी होगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब एक बात देखते हैं कि रक्त का आघान। एंटीजन ए और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकता, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी भी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसा होने पर क्या होता है ना, ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपे हो जाएंगे। अगर आप इसको एक साथ रखिएगा तो क्या हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, जिससे रक्त क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, रक्त का अभिविश्लेषण। अतः रक्त आघान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल होना चाहिए जिससे रक्त का अभिविश्लेषण नहीं हो। ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं, सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। और ए बी को क्या कहते हैं गाइज, ए बी को ना सर्वग्राहता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। इसका दौर थोड़ा आगे बढ़ता है। देखिए आर एच फैक्टर थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए आर एच फैक्टर क्या होता है, 1940 में लैंड स्टीनर क्या होता है, एक बार थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए 1940 में लैंड स्टीनर और विनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार का एंटीजन का भी पता लगाया। इन्होंने रिसर्च बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे आर एच फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उसे आर एच सहित कहलाता है। जिन व्यक्तियों में क्या होता है, यह रक्त पाया जाएगा यह तत्व, उसे क्या कहेंगे, आर एच सहित कहते हैं। तथा जिसमें नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, आर एच रहित।
RH रहित कहते हैं। तो देखिए रक्त आधान के समय RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। रक्त आधान के समय क्या किया जाता है? RH फैक्टर का भी जांच किया जाता है। RH प्लस को RH प्लस का रक्त एवं RH माइनस को RH माइनस का ही रक्त दिया जाता है। यदि RH प्लस रक्त वर्ग का रक्त RH माइनस रक्त वाले व्यक्ति को दिया जाए तो प्रथम बार कम मात्रा में होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु दूसरी बार इसी प्रकार का रक्तदान किया जाए तो अभी विश्लेषण के कारण RH-1 वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखिए अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, यदि पिता का रक्त RH प्लस हो तथा माता का रक्त RH माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु जन्म से पहले या फिर गर्भावस्था के बाद ही तुरंत क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि रक्त का अभी विश्लेषण हो जाएगा। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान होने पर होता है। तो गाइस यही कुछ कहानी था जो कि इस वीडियो में हमें देखना था। तो बस इतना ही हमें पढ़ना है, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अन्य सेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सेशन को, चैनल को लाइक और साथ ही सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद।